आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हमारे पास लेसन नंबर 9 क्लास 12 विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व। देखिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हमने पूरा एक साथ इंक्लूड करने की कोशिश की है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वप्रेरण क्या है, उसका थोड़ा सा संक्षेप में एक प्रयोग में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ स्वप्रेरण को परिभाषित आप किस तरह से करेंगे एवं स्वप्रेरण किन किन राशियों पर निर्भर करता है और स्वप्रेरण की विभिन्न परिभाषाएं आप यहां पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हम हमारी इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज में आप इस वीडियो को कंटिन्यू फॉलो करें, कंटिन्यू देखें और अपने नोट्स भी बनाने की तैयारी करें। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, एक जनरल क्लास और एक स्पेशल क्लास दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ आप कई ऐसी चीजें भी मेरे मुंह से सुनेंगे, जरूरी नहीं होता कि हर चीज बोर्ड पे लिखी जाए, जो आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में बनेगी। चलिए स्टूडेंट्स, हम हमारी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक है स्वप्रेरण। स्वप्रेरण, देखिए इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो अपने पास इसका इंग्लिश नाम बनता है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ मतलब स्वयं में, इंडक्शन मतलब उत्पन्न होने वाला। यह प्रक्रिया स्वयं में ही बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने इस चीज को देखा फैराडे के नियम के आधार पर कि जब जब हम कुंडली और चुंबक में गति कराते हैं तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल और धारा उत्पन्न होती है। तो अपने पास स्वप्रेरण कुछ इसी घटना से संबंधित है कि हम एक कुंडली में धारा प्रवाह करते हैं और उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को ही हम स्वप्रेरण कहते हैं। मैं इसको बोर्ड पे परिभाषित करता हूं, आपको परिभाषा नोट करते चले जाइए। जब किसी परिपथ या कुंडली, किसी परिपथ या कुंडली, आपके पास दोनों वर्ड आए हुए हैं, परिपथ या कुंडली, दोनों में से किसी का भी आप उपयोग कर सकते हैं, में धारा के मान में परिवर्तन, धारा के मान में परिवर्तन, शब्द को मैं बता रहा हूं आपको। धारा का मान परिवर्तन से मतलब है कम से अधिक या अधिक से कम, तो ये परिवर्तन की श्रेणी में आपके पास शामिल होता है। परिवर्तन के कारण उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, हमने पढ़ा था इससे पहले भी, जब धारा में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो हमने कहा कि कारण उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा उत्पन्न होती है, इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, परिभाषा थोड़ी सी यहां लैंग्वेज में टफ लग रही है बोलने को, लेकिन अभी मैं इसकी एक शॉर्ट परिभाषा आपको और लिखाऊंगा। पहले एक बार इस परिभाषा को आप ध्यान दीजिए। हमने कहा जब परिपथ या कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है, हम जानते हैं धारा में परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र तथा
उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। देखो, जब आपने धारा प्रवाह की, धारा प्रवाह करने पर कुंडली में पहले धारा का मान कम होगा, धीरे धीरे धारा का मान बढ़ेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी धीरे धीरे बढ़ेगा। अब चुंबकीय क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी निम्न से अधिक होगा, ठीक है ना। या आपने धारा हटा दी, एकदम से प्लग हटा दिया, तो धारा क्या होगी, अधिक से कम, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, अधिक से कम होने लगेगा धीरे धीरे। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन भी क्या होगा, धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। यही तो परिवर्तन है। तो इस परिवर्तन के कारण ही उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को हम कहते हैं स्वप्रेरण। अब इसकी हम शॉर्ट परिभाषा इस तरह से बोल सकते हैं, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाह करने पर, किसी कुंडली में धारा प्रवाह करने पर उसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल व धारा उत्पन्न होती है। जिसके फलस्वरूप, यहां एक वर्ड अपने पास लिख देंगे अपन, उसी कुंडली में, ठीक है ना, उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल व धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बात वही है, केवल लैंग्वेज थोड़ी सी टफ से इजी हो गई यहाँ पे कि आपने एक कुंडली में धारा प्रवाह की, धारा परिवर्तन के फलस्वरूप उसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को हमने क्या नाम दिया, स्वप्रेरण। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको स्वप्रेरण कैसे होता है इसका एक प्रायोगिक प्रदर्शन मैं आपको एक संक्षेप में एक छोटे प्रयोग के आधार पर बताता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर एक कुंडली बनाई है, आपको यह एक कुंडली है। मैंने अपनी पहले वीडियो में यह भी बताया है आपको कि कुंडली का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक कुंडली है जिसको हमने क्या किया, बैटरी जिसके द्वारा परिपथ में हम धारा प्रवाह करेंगे और कुंजी के साथ हमने जोड़ दिया। मैं दोबारा फिर बता देता हूं कुंडली बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, कुंडली बनाने के लिए आप क्या करिए कि एक कॉपर का वायर लीजिए और उसको किसी बेलनाकार पात्र के ऊपर लपेट लीजिए, और जब आप उस छल्लों को बाहर निकाल लेते हैं तो वही कुंडली कहलाती है। उस कुंडली के सिरों के मध्य हमने बैटरी और कुंजी को जोड़ा है। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, मैंने प्रारंभ में कुंजी में डोट लगाई क्या होगा, परिपथ में धारा का प्रवाह होगा सर, यही होगा। हमने क्या कहा, परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। अब ये धारा जो बनेगी आपके पास, इस धारा का जो मान होगा वो कम से ज्यादा की ओर होगा, क्योंकि शुरुआत में धारा का मान कम होगा और फिर धीरे धीरे धारा का मान, परिपथ में स्थायी धारा बनेगी और धारा स्थायी रहेगी। तो हम ये कहते हैं कि ऐसी स्थिति में ये जो धारा बन रही है इसको हमने नाम दे दिया मुख्य धारा। कौन सी धारा, मुख्य धारा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने पास क्या है, मुख्य धारा है। ठीक, ये मुख्य धारा आपके पास है कम से ज्यादा की ओर। तो स्टूडेंट्स, इस कुंडली में जो प्रेरित धारा बनेगी
उसकी दिशा मुख्य धारा की दिशा के विपरीत होगी। क्या होगी? प्रेरित धारा की जो दिशा बनेगी वह मुख्य धारा की दिशा के विपरीत होगी। इस प्रकार से प्रेरित धारा, मैंने बहुत अच्छा मेथड आपको बताया है, बहुत अच्छी तरह से चित्र के माध्यम से बताया है। आप इसको याद रखिए क्योंकि न्यूमेरिकली क्वेश्चन में काफी आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा ये स्टूडेंट्स। ठीक है ना। हमने कहा यदि मुख्य धारा कम से ज्यादा की ओर होती है तो प्रेरित धारा और मुख्य धारा दोनों परस्पर विपरीत होगी। ठीक है ना, दोनों परस्पर क्या होगी? विपरीत होगी। अब चित्र नंबर 2 में देखिए आप, मैंने क्या किया, चित्र नंबर 2 में मैंने प्लग निकाल दिया, कुंजी से मैंने डॉट निकाल दी। कुंजी से डॉट निकालते ही धारा का मान परिपथ में धीरे धीरे घटने लगेगा। ठीक है ना। कुंजी से जब स्थायी धारा प्रवाह हो गई तो अब धीरे धीरे धारा का मान क्या होगा? घटना प्रारंभ होगा। ये धारा की दिशा तो वही रहेगी, लेकिन धीरे धीरे धारा का मान क्या होगा? घटना प्रारंभ होगा। धीरे धीरे धारा का मान घटेगा। तो ऐसी स्थिति में मुख्य धारा आपके पास है यह, लेकिन मुख्य धारा पहले तो बढ़ती हुई थी आपके पास, अब मुख्य धारा आपके पास क्या बनेगी? घटती हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में जो प्रेरित धारा की दिशा होगी वह आपके पास मुख्य धारा की दिशा में होगी। ये तो मुख्य धारा आपके पास है बढ़ती हुई, देखो बढ़ती हुई है, तो ध्यान रखिए प्रेरित धारा और मुख्य धारा परस्पर विपरीत दिशा में होती है। और यदि मुख्य धारा आपके पास घटती हुई है तो याद रखिए कि प्रेरित धारा और मुख्य धारा दोनों समान दिशा में होगी। बहुत इजी लॉजिक है। परिपथ में जब भी चित्र पूछेगा आपसे, प्रेरित धारा पूछेगा, प्रेरित धारा की दिशा पूछेगा, तो तुरंत आप यहां पर इस चित्र के द्वारा चित्र को दिमाग में रखकर आप प्रेरित धारा की दिशा को आसानी से याद कर सकते हैं। याद रखिए कि यदि मुख्य धारा बढ़ती हुई है तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? ठीक इसके विपरीत। और यदि मुख्य धारा घटती हुई है तो प्रेरित धारा और मुख्य धारा दोनों समान दिशा में होगी। आपको याद होना चाहिए यह बात हम किस नियम के आधार पर कहते हैं। ये बात अपने पास है लेंज के नियम के आधार पर, क्योंकि लेंज के नियम में हमने ये बात कहा था कि जब कुंडली और चुंबक में सापेक्ष गति कराई जाती है तो कुंडली से संबद्ध गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा उत्पन्न होती है। और यह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिनके कारण इनकी उत्पत्ति होती है। तो यहां हो क्या रहा है? यहां मुख्य धारा बढ़ती हुई है, तो अपने आप में कुंडली से सवाल कीजिए ये क्यों बढ़ रही है, इसको कम करो। अपने आप में सवाल करके देखो, आप इससे सवाल करके देखोगे तो आपके पास ऑटोमेटिक इसकी दिशा बन जाती है कि इसकी दिशा परस्पर इसके विपरीत होगी। ठीक है ना। यहां चित्र में देखते हो आपने एकाएक प्लग निकाल दिया, कुंजी से मैंने डॉट निकाल रखी है। ये कहते हो आप धारा बना रखी है। धारा इसलिए बना रखी है मैंने क्योंकि ये धारा क्या हो रही है? अधिक से कम हो रही है। अभी रिटर्न नहीं करी पूरी तरह से, हमने क्षणिक भर का परिपथ लिया है। ठीक है ना। तो हमने क्षणिक भर का परिपथ लिया है, इसलिए डॉट हमने हटा रखी है, लेकिन दिशा हमने बना रखी है। ठीक है। ये धारा क्या हो रही है? घटती हुई है। तो सवाल पूछो क्यों घट रही है भाई? बढ़ा, तो बढ़ने के लिए वापस से आपने इसको इसी दिशा में खींचा, इसलिए प्रेरित धारा क्या होगी? बढ़ती हुई होगी, मुख्य धारा की घटती हुई दिशा के विपरीत। और ये प्रेरित धारा इसको क्या करेगी? घटाने की कोशिश करेगी, दोनों आपस में विपरीत होंगी। इस तरह से आपके पास स्वप्रेरण की घटना का यह एक छोटा सा प्रायोगिक प्रदर्शन होता है। अब स्टूडेंट्स अपन पढ़ते हैं स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरक क्या होता है, कितना होता है, इसका मान कैसे ज्ञात करोगे, उसको हम पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरक। तो अभी तक मैंने आपको स्वप्रेरण गुणांक क्या है, किस तरह से उत्पन्न होता है, इसकी क्या विशेषता होती है, कैसे उत्पन्न होगा, आपको मैंने आपको बताया है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको स्वप्रेरण गुणांक का आवश्यक सूत्र क्या है, इसको आप कैसे परिभाषित करोगे, किन राशियों पर निर्भर करेगा, इसका मात्रक क्या होगा, किस प्रकार की राशि होगी के बारे में मैं आपको अपनी इस वीडियो में अब बताने जा रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये कहा जब हम कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अर्थात हमने कहा फाई प्रपोर्शनल टू आई, या आप कहेंगे फाई बराबर होगा एल आई। यहां स्टूडेंट्स
आपके पास यहां एल एक समानुपातिक नियतांक है, एक समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक है जिसे स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी कुछ विशेषता मैं बता रहा हूं आपको, बोर्ड पे ध्यान देना। यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। नंबर 2 पॉइंट के रूप में इसका एसआई मात्रक हेनरी, जिसको एक से लिखा जाता है, होता है। अन्य मात्रक भी इसके होते हैं, जिसमें अन्य मात्रकों में वेबर प्रति एम्पियर इसका मात्रक होता है, या एक मात्रक इसका और आप यहां लिख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं वोल्ट इंटू सेकेंड बटे एम्पियर के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 3 के रूप में अपन ने कहा इसकी बीमा आपके पास बनेगी M1 L2 T-2 A-2 होती है। नंबर 4 जो एक इंपॉर्टेंट बताती है, यह कुंडली के क्षेत्रफल, फेरों की संख्या, माध्यम की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, ये मैंने आपको 4 इंपोर्टेंट पॉइंट बताए, जिसके आधार पर आपको बोला गया है कि यह एक अदिश राशि के रूप में प्राप्त होता है। इसका एसआई मात्रक, स्टूडेंट्स मोस्टली न्यूमेरिकल में आपको यह इसी मात्रक में बोलेगा, ध्यान रखना, इसका मात्रक हेनरी होता है। अन्य मात्रकों में इसको वेबर प्रति एम्पियर या वोल्ट इंटू सेकेंड बटे एम्पियर के रूप में भी लिखा जा सकता है। इसकी जो बीमा बनती है M1 L2 T-2 A-2 प्राप्त होती है। और अंतिम पॉइंट के रूप में यह कुंडली के क्षेत्रफल, फेरों की संख्या, माध्यम की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। चलिए अब आगे आते हैं, इस फॉर्मूले पर ही दोबारा से आते हैं। इसको मैं नंबर देता हूं, नंबर 1। हमने कहा पुनः समीकरण 1 से आपके पास होता है L बराबर हो जाएगा phi बटे I। यदि हम ये कहें I बराबर 1 एम्पियर, तो आपको मिलेगा L बराबर होगा phi। परिभाषा बनाई जा सकती है स्टूडेंट्स, यदि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। दोबारा फिर सुनिए, यदि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स स्वप्रेरण गुणांक या प्रेरकत्व L के बराबर होता है। इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 2। एक और फॉर्मूले के रूप में हम बना सकते हैं फेराडे व लेंज के नियम से, फेराडे व लेंज के नियम से क्या बनेगा स्टूडेंट्स अपने पास, हम जानते हैं E बराबर होता है d phi अपॉन dt, चिन्ह होता है माइनस का। हमने इसको लिखा मोड E बराबर हो जाएगा d अपॉन dt, मैंने phi का मान रख दिया 1 से Li। L को हमने बाहर लिया और आपके पास आएगा di अपॉन dt। ठीक है, यदि हम कहें कि di अपॉन dt बराबर है 1 एम्पियर प्रति सेकंड, तो मोड E बराबर बनेगा L। अर्थात
कुंडली में धारा परिवर्तन एकांक हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। दोबारा फिर सुन लीजिए, यदि कुंडली में धारा परिवर्तन एकांक या 1 एम्पीयर प्रति सेकंड हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरक तत्व के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने यहां आपको स्वप्रेरण या स्वप्रेरक तत्व को परिभाषित करने के 3 फॉर्मूले बताए। अब स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छा सवाल है जिसको हम कंटिन्यू हमारी इस वीडियो में आपको लेकर जा रहे हैं। आपको यह सिद्ध करना है कि क्या एकांक धारा कुंडली में प्रवाहित की जाए तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कार्य का दुगना बनता है, या यूं भी कह दीजिए स्वप्रेरण की घटना में गतिक विरोधी विद्युत वाहक बल का आवश्यक सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। चलिए उसको अपन याद करते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद अपन लेते हैं अपना जो टॉपिक है स्वप्रेरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण सवाल, जिसके आधार पर हम ये सिद्ध करेंगे कि स्वप्रेरण की घटना में किया गया कार्य स्वप्रेरण गुणांक का दुगना होता है। यह सवाल यूं भी हो सकता है आपके पास, सवाल को दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, स्वप्रेरण की घटना में किया गया कार्य, स्वप्रेरण की घटना में किया गया कार्य स्वप्रेरक तत्व का दुगना होता है। यह हमें यहां पर सिद्ध करना है। इसके अलावा यह सवाल यूं भी हो सकता है कि स्वप्रेरण की घटना में किए गए कार्य का आवश्यक सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। दोबारा सुन लीजिए, स्वप्रेरण की घटना में किए गए कार्य का आवश्यक सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। मैं बोर्ड पे सवाल लिखता हूं, क्वेश्चन अपने पास है, स्वप्रेरण से संबंधित है। यह स्वप्रेरण की घटना में, स्वप्रेरण की घटना में किए गए कार्य का आवश्यक सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। आवश्यक सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, व्युत्पन्न कीजिए। देखिए ये आपके पास एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यदि ये पेपर में आपसे अलग से पूछता है तो ही आपको जवाब देना है, अन्यथा आपको जवाब नहीं देना है। पुरानी किताबों में इस क्वेश्चन को गतिक विरोधी विद्युत वाहक बल के नाम से भी बोला गया है। अभी मैं बाद में लास्ट में पुरानी किताब में जो इस क्वेश्चन को जिस रूप में बोला गया था उसको भी मैं आपको डिफाइन करूंगा। पहले तो हम ये देखते हैं कार्य, यहां कार्य को हम किस रूप में व्यवस्थित करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कहा था स्वप्रेरण की घटना में कि जब कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति कराई जाती है तो इस प्रक्रिया में कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य, यदि हम ये कहें कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की प्रवाहित धारा I और समय अंतराल जितने समय के लिए यह प्रक्रिया दोहराई जाती है वह dt है, तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य हम लिखेंगे, कार्य अपने पास अल्प रूप में बनेगा dw बराबर, फॉर्मूला आपके पास है जिसको हमने पहले लेसन नंबर 5 में पढ़ा था, विद्युत ऊर्जा के रूप में vi और dt के रूप में। ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज में ले रहे हैं। हमने v को रिप्लेस किया प्रेरित विद्युत वाहक बल मोड E के रूप में, I अपने पास है और हमने यहाँ पर dt को लिख दिया। समीकरण नंबर 1 अपन ने बनाई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपने को यहाँ स्वप्रेरण की परिभाषा लेके आनी है, मतलब कि स्वप्रेरण गुणांक को इसमें शामिल करना है। तो इसके लिए हम जानते हैं, क्योंकि फेराडे व लेंज के नियम से, फेराडे व लेंज के नियम से आपके पास क्या बनेगा, देखिए मोड E बराबर हो जाता है L di अपॉन dt। हम लिख सकते हैं इसको, कैसे लिखा मैंने, थोड़ा सा रफ फर्क देख लीजिए जरा। हम जानते हैं कि E बराबर होता है माइनस के d फाई अपॉन dt, और
फाई बराबर होता है एल आई, आपने वैल्यू रखी यहां पर, तो ई बराबर बनेगा माइनस के एल और डी आई अपॉन डी। ठीक है, क्योंकि मोड लिया, परिमाण आपको वैल्यू पुट करनी है, इसलिए मोड लेने पर माइनस का चिन्ह यहां से हट जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ये बनती है समीकरण नंबर 2। हमने समीकरण 1 और 2 को शामिल किया, 1 व 2 से क्या बनेगा आपके पास, dw बराबर होगा l डी आई अपॉन डी टी इंटू आई और इंटू डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल हो जाता है, आपको बनता है यहां dw बराबर होगा l आई और डी आई के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, l आई और डी आई के रूप में यह फॉर्मूला आपको यहां पर प्राप्त होता है। चलिए, इसलिए कुल कार्य आपको करना है, कुल कार्य आपके पास बनेगा समाकलन dw बराबर हो जाएगा समाकलन l आई और डी आई। जैसा कि हम जानते हैं हमें समाकलन करना है धारा I के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, धारा I के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। तो इस प्रक्रिया में L अपने पास कांस्टेंट है, जिसको आप समाकलन के बाहर ले सकते हैं। dw का समाकलन बनेगा w बराबर होगा L समाकलन I और डी आई। जब आपने I का समाकलन किया तो आपको बनेगा w बराबर L I स्क्वायर बटे 2। ठीक है, या आप लिख सकते हैं w बराबर होगा 1 बटे 2 L I स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपके पास आता है समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 जो आपको प्राप्त हुई है, यह आपके पास स्व प्रेरण की घटना में किया गया कार्य है, जो कि अपना सवाल बनता है आवश्यक सूत्र। ये अपना टॉपिक यहां पर खत्म होता है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, आपको यह सिद्ध करना है कि जो कार्य किया जाता है वह स्व प्रेरण गुणांक का दुगना होता है। कुंडली का जो स्व प्रेरण गुणांक होता है वह किए गए कार्य का दुगना होता है। आप ये सिद्ध करना चाहते हैं यहां पर, तो हमने कहा यहां पे यदि I बराबर 1 एम्पियर हो तो आपको बनेगा W बराबर कितना, L बटे 2, या L बराबर होगा 2W। अर्थात स्व प्रेरण की घटना में स्व प्रेरण गुणांक का मान कार्य का दुगना होता है जब धारा परिपथ में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर की होती है। या यूं भी कह सकते हो आप, जब परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक किए गए कार्य का दुगना होता है। समीकरण नंबर 4। एक विशेष नोट देखना स्टूडेंट समीकरण नंबर 3 का। समीकरण नंबर 3 जो है यह आपके पास लगभग एक फॉर्मूला जो पड़ा हुआ है गतिज ऊर्जा के समतुल्य लगता है। गतिज ऊर्जा जो कि 1/2 mv स्क्वायर के रूप में आपको मिलता है ये। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम गतिक विरोधी विद्युत वाहक बल भी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास इस साल किताब में तो नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी सिलेबस सीबीएसई बोर्ड में आपके पास बुक में यह गतिक विरोधी विद्युत वाहक बल के नाम से इस समीकरण को बोला गया है। क्यों बोला गया है, रीजन क्या है, आप इसको देखते हो। यह समीकरण 1/2 L I स्क्वायर मतलब कि गतिज ऊर्जा के समतुल्य ऊर्जा को प्रदर्शित करती है, जिसको हमने परिपथ में स्थापित करने के लिए हमारे द्वारा कार्य किया गया था, और वो कार्य ही ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। याद है 11th क्लास में कार्य ऊर्जा प्रमेय, किया गया कार्य ऊर्जा में परिवर्तन जो कि गतिज होती है के बराबर होता है। इसलिए इसको हमने बोला है गतिक विरोधी विद्युत वाहक बल। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये जो टॉपिक है स्व प्रेरण की घटना में कार्य हमने पढ़ा। कार्य का सूत्र पूछता है तो आपको निकालना W बराबर 1/2 L I स्क्वायर, यही आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। लेकिन यदि इसने ये आपको सिद्ध करने के लिए बोला है कि सिद्ध कीजिए कि कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक किए गए कार्य का दुगना होता है, तो यहीं पर एक लाइन और आगे बढ़ जाएगी आपके पास। I बराबर 1 एम्पियर,
तो W बराबर बनेगा आपके पास L/2 या L बराबर हो जाता है 2W। अर्थात कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक किए गए कार्य का दुगना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से अपने पास अभी हमने केवल स्व प्रेरण गुणांक की प्रक्रिया में किए गए कार्य का सूत्र व्युत्पन्न किया। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो हमने देखा कार्य जो कि स्व प्रेरण गुणांक से संबंधित हमने किया। अब कुछ पॉइंट्स है अपने पास, जैसे एक समतल वृत्ताकार कुंडली और एक है परिनालिका। दोनों के लिए हम स्व प्रेरण गुणांक मतलब कि एल या स्व प्रेरकत्व एल का मान हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्व प्रेरण गुणांक या स्व प्रेरकत्व। इसको अपन इरेज कर देते हैं और फिर आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। जो टॉपिक आपके पास बनता है समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्व प्रेरण गुणांक। चलिए, अपने पास है टॉपिक समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्व प्रेरण गुणांक या स्व प्रेरकत्व आप इसको कह सकते हैं। स्व प्रेरकत्व देखिए, मैं आपको इस टॉपिक को याद करने का एक तरीका बताता हूं कि आप किस तरह से स्व प्रेरण गुणांक का मान आप ज्ञात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक अपने पास जो स्व प्रेरण गुणांक का फॉर्मूला है हमने पढ़ा है एल बराबर होता है फाई बटे आई। एकमात्र इकलौता फॉर्मूला अपने पास यही है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का उपयोग करके आप स्व प्रेरण गुणांक का मान निकालेंगे, जिसमें फाई अपने पास होता है चुंबकीय फ्लक्स, आई अपने पास होती है धारा। तो आप क्या करें, आपको केवल करना क्या है, फाई का मान निकाल लो आप और स्व प्रेरण गुणांक की परिभाषा का उपयोग करते हुए फाई का मान रखिए और स्व प्रेरण गुणांक को ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, अब जैसा कि अपन जानते हैं समतल वृत्ताकार कुंडली हमने पढ़ा था लेसन नंबर 7, जिसमें समतल वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हमने पहले प्राप्त कर रखा है। तो इसके लिए पहले अपन कुछ लैंग्वेज कहते हैं। हमने ये कहा यदि स्मॉल आर त्रिज्या व कैपिटल एन फेरो वाली एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई धारा प्रवाहित की जाती है, आई धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आपको बनेगा, हमने प्राप्त कर रखा था B बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R। हमने हमारी वीडियो में आपको 2A के रूप में बताया था, जहां A त्रिज्या थी, यहां अपने R त्रिज्या मान ली तो हमने R के रूप में यहां पर लिख दिया। अब अपने को फाई से कोई ऐसा रिलेटेड फॉर्मूला बताओ जिसमें B अपने पास आता है। हम जानते हैं फाई बराबर होता है BA, चुंबकीय क्षेत्र इनटू क्षेत्रफल के रूप में। तो हमने कहा चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा से आपके पास क्या आएगा, फाई बराबर BA, समीकरण नंबर 2। ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि आपको काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बहुत इजी पैटर्न है आपके पास ध्यान रखने के लिए। आपने चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा काम में ली है फाई बराबर BA। यदि मैं कहता हूं कि इसी अवस्था में कुंडली में एन फेरे हो तो कुल फ्लक्स क्या होगा, आप क्या करोगे, एन से गुणा कर दोगे इसको, ठीक है ना। तो हमने कहा यदि कुंडली में, क्योंकि हम यहां तक नहीं आ रहे, हम तो यहां से बात कर रहे हैं अभी, यदि कुंडली में
कैपिटल एन फेरे हो तो कुल फ्लक्स आपको बनेगा कितना, कुल फ्लक्स फाई बराबर एन और इंटू बी ए, समीकरण नंबर 3। चलिए अब हम रखते हैं समीकरण 1 से समीकरण 3 में मान 1 व 3 से क्या बनेगा, फाई बराबर होगा एन, बी का मान रखा म्यू नोट एन आई अपॉन 2r इंटू ए। ए क्या है, क्षेत्रफल किसका, वृत्ताकार धारावाही कुंडली का। तो हम जानते हैं वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल, वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल आपके पास बनता है ए बराबर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कुंडली वृत्ताकार है इसलिए वृत्त भाग का क्षेत्रफल बनेगा पाई आर स्क्वायर। अतः अपने पास आएगा कितना, फाई इक्वल टू म्यू नोट एन स्क्वायर आई अपॉन 2r, ठीक है ना, ए का मान रखा आपने पाई आर स्क्वायर, एक आर कट जाएगा तो आपको बनेगा फाई बराबर होगा म्यू नोट एन स्क्वायर आई बटे 2 और इंटू आपके पास बनेगा पाई आर। ये आपके पास वृत्ताकार कुंडली के लिए चुंबकीय फ्लक्स का मान आ गया। इसको अपने ब्रैकेट में नहीं बंद करके अभी हमें, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य क्या था, एल स्वप्रेरण गुणांक निकालना। तो अब अपन ने कहा इसलिए स्वप्रेरण की परिभाषा से, स्वप्रेरण की परिभाषा से आपके पास होता है एल बराबर फाई बटे आई। इसको अपने लिया नंबर 4, इसको लिया नंबर 5, ठीक है ना। हमने कहा समीकरण 4 व 5 से हम क्या करेंगे, समीकरण 4 और 5 को शामिल करेंगे, 5 में वैल्यू रखेंगे किसकी, समीकरण 4 की, जिससे आपका आंसर क्या बनता है। देखिए कंडीशन में हमने वैल्यू रखी एल इक्वल टू, फाई का मान रखा म्यू नोट एन स्क्वायर आई पाई आर बटे 2 अपॉन आई, आई से आई कट जाएगा, आपको बनेगा एल बराबर म्यू नोट एन स्क्वायर और आपके पास बनता है पाई आर बटे 2। ये आपके पास समीकरण नंबर बनती है नंबर 6, जो कि आपके पास बनता है समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरक कर। ठीक है, इस तरह से यह वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात करने का मेथड है, जिसका उपयोग आप करके स्वप्रेरण गुणांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह आपके पास वृत्ताकार धारावाही कुंडली के लिए है केवल, ठीक है ना, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के लिए, जहां आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करिए। फिर हम नेक्स्ट परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो अपन ने देखा समतल वृत्ताकार धारावाही कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरक। अब अपन ज्ञात करते हैं धारावाही परिनालिका के लिए स्वप्रेरक। स्वप्रेरण की गुणांक से घटना से संबंधित अपना लास्ट पॉइंट है, यह धारावाही परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व। अब देखिए तरीका बिल्कुल सेम है, आपको पहले क्या याद करना है, फाई बनाना है आपको, ठीक है ना। फाई बना के फिर स्वप्रेरण की गुणांक की परिभाषा में इस वैल्यू को पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने ये कहा एक परिनालिका, धारावाही परिनालिका जिसमें आई धारा प्रवाहित की जाती है, जिसमें आई धारा प्रवाहित करने पर
चुंबकीय क्षेत्र आपको प्राप्त है। हम जानते हैं B बराबर पढ़ा है हमने म्यू नॉट N और I। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, मैं फिर दोबारा से पुराने टॉपिक पे अपने जाते हैं लेसन नंबर 7 में। हमने जब वहां इस टॉपिक को पढ़ा था B बराबर म्यू नॉट N I, उस समय मैंने आपको बोला था म्यू नॉट माध्यम वायु या निर्वात की चुंबकनशीलता या चुंबकीय पारगम्यता कहलाती है। N प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है। I प्रवाहित धारा। यहां आपके पास N बराबर लिखा जा सकता है कैपिटल N अपॉन स्मॉल l। L आपके पास है परिनालिका की लंबाई, कैपिटल N है परिनालिका में कुल फेरों की संख्या। हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे। यहां L आपके पास परिनालिका की लंबाई, परिनालिका की लंबाई व कैपिटल N कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हमने B निकाल लिया। अब अपन चलते हैं कहां फाई निकालने के लिए। तो हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स, चूंकि चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा से हम जानते हैं फाई बराबर होता है फाई इक्वल टू बी ए। ठीक है, वापिस से वही बात, यदि आपके पास एक फेरा है तो ये एक फेरे से संबंधित हुआ, लेकिन हमारे पास n फेरे हो तो कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। तो हमने कहा यदि कुल फेरे कैपिटल N हो तो संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, संबंधित चुंबकीय फ्लक्स आपको मिलेगा कितना, फाई बराबर हो जाता है, इसको आप फाई डैश बोल दो। फाई बराबर हो जाएगा N और फाई डैश या N इंटू बी ए। इसको अपन ले लेते हैं समीकरण नंबर 1 यह ले लेते हैं, समीकरण नंबर 2 इसको ले लेते हैं। ठीक है, हमने कहा समीकरण 1 व 2 से क्या बनेगा, फाई बराबर होगा N, B का मान रखा म्यू नॉट N I। ठीक है, और अपने पास है A। ठीक, N की वैल्यू भी रख देते हैं और थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको। फाई बराबर हो जाता है आपके पास म्यू नॉट N स्क्वायर I बटे L और इंटू A। N कहां गया, N की जगह आपने रखा चूंकि स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपॉन L। जब आप रखेंगे n इंटू n, n स्क्वायर अपॉन L बन जाए। ठीक है, इसको अपने लिया नंबर 3। हमने कहा स्व प्रेरण की परिभाषा से आपको बनेगा फाई बराबर होगा कितना, L बराबर होगा फाई बटे I। समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 और 4 को शामिल करते हैं। 3 व 4 से L बराबर होगा म्यू नॉट N स्क्वायर I बटे L और इंटू A और बटे I। ठीक है, तो आपके पास बनता है L बराबर होगा म्यू नॉट N स्क्वायर A और बटे L। ये आपके पास आता है स्व प्रेरण गुणांक। किसके लिए, परिनालिका के लिए जो स्व प्रेरण गुणांक बनता है उसका सूत्र बना आपके पास। ठीक है, पॉइंट बहुत इजी है, कठिन नहीं है, न्यूमेरिकल संभावित रहता है इससे संबंधित। देखो मैं आपको बताऊं स्व प्रेरण की और अन्योन्य प्रेरण, क्योंकि इसका अगला वीडियो जो अपना बनेगा वो अन्योन्य प्रेरण से रिलेटेड होगा, जिसमें आप बिल्कुल सेम रिपीटेड है, सेम ऐसा ही प्रोसेस होगा। उन दोनों में से एक सवाल मिनिमम 1 नंबर, मैक्सिमम 2 नंबर का सवाल जरूर होता है। ठीक है, अब वो चाहे न्यूमेरिकल के रूप में रहे चाहे डेरिवेशन के रूप में रहे आपके पास, या एक जनरल नॉलेज के लिए भी आपको सवाल दे दे, नॉर्मल फॉर्म में पूछ ले, जैसे स्व प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या है। ठीक है ना, तो अपन ने लिखा हेनरी होता है, तो उसी तरह से आप इसको यहाँ पर आगे भी देख सकते हैं। चलिए हम इसको विशेष केस के रूप में लेकर आते हैं। मैंने स्टार डाल दिया। ठीक है, अन्य माध्यम की उपस्थिति में, अन्य माध्यम की उपस्थिति में
स्वप्रेरकत्व आपके पास क्या होगा, स्वप्रेरकत्व एल बराबर लिखा जा सकता है म्यू एन स्क्वायर ए और बटे एल, ये आपका फॉर्मूला बनता है। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है म्यू बराबर होता है म्यू नॉट म्यू आर, इसलिए आपके पास एल बराबर बनेगा म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए और बटे एल, ये आपके पास फॉर्मूला आता है एल के लिए नंबर 6 और ये बनती है समीकरण नंबर 7। देखो इसमें समीकरण नंबर 7 को ध्यान से एक बार आप अपने आप में रीड करें, पढ़ें। यहां आपको ये दिखाई देता है कि स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व एन पर निर्भर करता है, कुंडली के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति मतलब कि कुंडली किस प्रकार के पदार्थ की बनी हुई है उसके माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो इसलिए याद है आपको, हमने लेसन के शुरुआत में जब इस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था तब आपको बताया भी था कि स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कुंडली के आकार व आकृति पर, जो कि ए आ गया, कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन पर आ गया, माध्यम की प्रकृति म्यू आर आपके पास आ गया, जिसको अपन कहते हैं आपेक्षिक चुंबकनशीलता पर निर्भर करता है। इसके अलावा ताप को भी आप यहां पर शामिल कर सकते हैं। इस तरह से अपने पास यह स्वप्रेरण गुणांक से संबंधित धारावाही परिनालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र अपने पास प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप जल्दी से अपनी फेयर कॉपी में नोट करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने स्वप्रेरण गुणांक को ज्ञात करना यहां पर सीखा। स्टूडेंट्स, हमारा ये स्वप्रेरण गुणांक का टॉपिक कंप्लीट होता है और उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को आप पूरा अवश्य देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स।